बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया राजपूत और मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से, जिनका यह कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब उन्होंने किया और कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ममारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब तहजीब व तमद्दन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहजीब व तमद्दन को अपना लें। ये भी उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ जो पूरी कौम का ताउन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिछले दिनों जो हम भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया को किस तरीके से प्रोपेगेट किया जाता है बहुत सारे हकायक को छुपाने के लिए, उसी का हवाला देकर आर्मी चीफ ने कल जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ ने जब कल गुफ्तगू की तो इस बात पर जोर दिया कि रिसर्च और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लो। तो ये कल जो गुफ्तगू थी वो नौजवानों से थी और उनको सही राह पर गामजन करने के लिए जो अपनी जिंदगी का उनका तजुर्बा है बतौर आर्मी चीफ और एक शख्सियत की हैसियत से वो उन्होंने नौजवान नस्ल के साथ शेयर किया। आगे चलकर इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा, आर्मी चीफ का पैगाम। पीपल्स पार्टी ने आजाद उम्मीदवारों पर नजर जमा ली। पीसीबी की सरबराही म्यूजिकल चेयर में कैसे तब्दील हुई। और मौसमी नजला जुकाम से बचने के लिए आसान घरेलू टोटके। जी तो जो वक्त करीब आ रहा है, फेस्टिविटी जो है वो इंतखाबात की बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात की कवरेज और शफाफियत का जायजा लेने के लिए सिर्फ हम ही नहीं बल्कि 14 ममालिक से भी मीडिया के नुमाइंदे और मुबस्सिरीन पाकिस्तान पहुंचेंगे। 49 गैर मुल्की सहाफियों को वीजे जारी कर दिए गए हैं और 32 दरख्वास्तों पर काम जारी है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की मीडिया हाउसेस के नुमाइंदों की एक्रेडिटेशन कार्ड्स के उसूल के लिए दरख्वास्तें भी मौसूल हो चुकी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने ननकाना साहब में सियासी पावर शो किया, जिसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज ने शिरकत की और खिताब भी किया। इस जलसे में नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि वो कोई इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं थे, बल्कि वजीर आजम मकामी थे और बानी पीटीआई को उन्होंने नाकामी वजीर आजम करार दिया। उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम नहीं है जो कि वादे करके भूल जाए और फिर यू टर्न पर यू टर्न ले। और यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की जा रही है, अपना जो मंशूर है प्रोडक्टिव बातें नहीं। हम इन जलसों में अभी भी देख रहे हैं जो तनकीद का सिलसिला है। बिलावल भुट्टो नून लीग पर तनकीद करते हैं, नून लीग बानी पीटीआई पर तनकीद करती है। मरीम नवाज ने भी इस जलसे से खिताब किया और कहा कि नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर और अवाम के लाडले हैं, किसी और के लाडले नहीं हैं, कोई इंपोर्टेड फितना नहीं है। कल लाहौर में तलबा तालिबात से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने भी कहा कि कौमी मसाइल हल करने के लिए हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन मसाइल से निपटने के लिए हमें मिलकर मजबूत जो कुव्वत इरादी है उसका मुजाहरा करना होगा, जो एक इंटेंट है वो शो करना होगा। बिल्कुल। ये तो पीएमएलएन का बयान ही आपने लोगों के सामने पहुंचाया। जरा पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। वहां पर लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून या पीटीआई से हाथ मिलाने से नहीं बात बनेगी, मुंतखब होने पर आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाने को तरजीह दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस वक्त अब बिला आखिर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब जो है वो भी काउंटर स्ट्रेटजी पर आ चुकी है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को तहजीब में रहकर गुफ्तगू करने का मशवरा दे रही है। ये वही बयान हम कोट कर रहे हैं जो कल प्रोग्राम में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक के दौरान जो हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे थे। ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो की जबान पर अफसोस हुआ है, वो हमारे साथ वजीर खारजा रहे, उन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। जबकि निहाल हाशमी भी बिलावल भुट्टो जरदारी के चैलेंज का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मैं बिलावल भुट्टो को मनाजरे की दावत
कबूल करता हूं और बिलावल खारजी मुआशर इंतजामी उमूर पर मुझसे मनाजरा कर ले। अच्छा, बड़ी तनकीद की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में वजीर खारजा रहे, वजारतों के मजे भी लिए और अब तनकीद भी की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी सूरत पर हम मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नासिर बेग चौथाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के हवाले से। सोशल मीडिया की जो साइंस है और सोशल मीडिया पर जो अजीबोगरीब हरकत होती हैं, जो खबरें शेयर की जाती हैं, आर्मी चीफ ने भी उसकी निशानदेही की है। सोशल मीडिया के जरिए जो मखसूस प्रोपेगेंडा है उसको फैलाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क के मफाद को नहीं देखते हैं, मुल्क की इज्जत को भी नहीं देखते हैं। और कोई भी वाक़या होता है, अगर हम हालिया बात कर लें, ईरान वाला इशू हुआ, उस पर पाक फौज को किस तरह से ट्रोल किया गया, तो ये करना बहुत आसान हो गया है। आर्मी चीफ भी अब इसकी निशानदेही करते दिखाई दे रहे हैं। जरूर इसका कोई हल भी ढूंढ रहे होंगे। जी बिल्कुल, इसका हल भी है अगर उस पर अमल किया जाए। देखिए, पिछले दिनों जब एक फैसला आया किसी पार्टी के निशान के बारे में जी, तो जजों की जो ट्रोलिंग हुई है जी, वो खौफनाक ट्रोलिंग जजों की हुई। उस पर एक बड़ी हाई पावर जीआईटी बना दी गई, वो इंक्वायरी कर रही है और वो इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 500 अकाउंट ट्रेस हो गए हैं जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं। अच्छा, अकाउंट ट्रेस होना बड़ा आसान है, उनको पकड़ना जरा मुश्किल है। उनको पकड़ना जरा मुश्किल है, बंद करना जरा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मैं ही कहता हूं कि जजों की ट्रोलिंग के मुकाबले में जब आप कौमी सलामती पर बात करते हैं, कौमी यकजहती के खिलाफ बात करते हैं, मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, जब आप, और ये बहुत आम हो गया है, तो वो ज्यादा बड़ा जुर्म है। उस पर तो एक सुपर जीआईटी बननी चाहिए और उस सुपर जीआईटी के पास बहुत इख्तियारात होने चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, वो इक़दाम भी कर सके। तो मेरा ख्याल ये कहना काफ़ी नहीं है, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सब मुल्क दुश्मन हैं, सब गद्दार हैं। कुछ तनकीद करते हैं, कुछ बहुत लॉजिकल तनकीद करते हैं जी, वो हमें अलाउ करनी चाहिए। हमें इज़हार आज़ादी की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन इज़हार आज़ादी कहाँ है? इज़हार आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। बड़ा मशहूर मक़ूला है ये कि जहाँ मेरी नाक शुरू होती है और हमारी नाक पाकिस्तान है। इस वक्त जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और नहीं करना चाहिए हमको। तो आर्मी चीफ जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, और बल्कि उन्होंने तो कुरान शरीफ की आयत पढ़ी कि फासिक कोई खबर लाए, बिल्कुल ऐसे, तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो मेरा ख्याल ये कि ये उसूल खाली सोशल मीडिया के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए, जो मीडिया वाले हैं जी, कि फासिक खबर लाए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। हमारे यहाँ इस वक्त जो हो रहा है जरियाब और अब वो ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे खबर आई जी, हमने उठाई, उस पर लिखा सोशल मीडिया और चला दी। ये बहुत बुरी बात है। बिल्कुल ऐसे ही, कोई भी ट्वीट आने की देर होती है तो हम मीडिया चैनल्स पर वो खबर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज का दर्जा अख्तियार कर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एनबीसी, अच्छा ये भी बताएगा, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसे करते हुए नजर आती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब लोगों से बहुत लंबी देर तक मुखातिब नहीं होते, छोटा सा खिताब करते और फिर माइक जो है वो मरियम बीबी के हाथ में थमा देते हैं। तो क्या क़यादत भी इस मुल्क की बाग दौड़ की वो आगे चलकर मरियम बीबी के हाथों में थमा सकते हैं? क्योंकि एक तासुर आ रहा है कि अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती तो मुमकिन तौर पर वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे नहीं बैठेंगे, शायद कि किसी और के हाथ में उस कुर्सी का कलमदाद दे दिया जाए। भैया आपने बहुत लंबा चैप्टर खोल दिया ये तो सब मैं 1 घंटे खोल सकता हूँ। जब रवाना हुए थे नवाज शरीफ साहब लंदन से, तो 2/3 की फरमाइश थी कि 2/3 चाहिए भाई, और अब आहिस्ता 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 वक्त गुजरता चला गया। अब सादा अक्सरियत पर आ गए, सादा अक्सर मतलब 100 में से 51 दे दें मुझको आप, इस पर आ गए। और उसके बाद तीसरा स्टेज जो आ रहा है वो इत्तेहादी हुकूमत का आ रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत फिर कायम होगी। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं, इसाक डार भी कह चुके हैं, कई लोग कह चुके हैं। इनको छोड़ दें आप कि बिलावल क्या कह रहा है और एहसन इकबाल ने क्या बचपना किया, किस तरह मतलब ठेस पहुंचाई इत्तेहाद को एहसन इकबाल साहब ने, किस तरह हिना परवेज भट्ट ने इल्जामात लगाए, बहुत पुरानी बात है ये, वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। ये सब छोड़ दें आप। इत्तेहादी हुकूमत आज भी ऑन टेबल है, आज भी ऑन ऑप्शन है। आपको 2/3 नहीं मिल रही, सादा अक्सरियत भी मुश्किल लग रही है मुझे तो, सच्ची बात ही है जो सूरत हाल है। खाली पंजाब थोड़ी है,
पंजाब में बड़ा टफ मुकाबला है। अगर आप ये समझते हैं कि बिलावल ये कह रहे हैं कि दो पार्टियां हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। दो पार्टी नहीं, एक बड़ी पार्टी आजाद भी है जी। और उसी पर ही बिलावल की बहुत नजर है, तकिया करे बैठे हैं उस पर सबकी नजर है। सब मसला ये है, बिलावल की भी है, जहांगीर तरीन की भी है, और एक ऑप्शन और भी है कि जहांगीर तरीन प्लस बिलावल, जहांगीर तरीन प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ पंजाब प्लस परवेज खटक प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ केपी, ये मिला के बना दिया हुकूमत। नहीं तो सर जहांगीर तरीन का जहाजबाजी लेके जाएगा या फिर सिंध हुकूमत की मंडी कामयाबी से अपना झंडा गाड़ेगी? नहीं, मेरे ख्याल है पंजाब की मंडी हो, सिंध की मंडी हो, हमारे एमएनए जो पार्टी के एमएनए वो तो कहीं नहीं जा रहे। आजाद एमएनए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिन लोगों को टिकट दिए हैं पीटीआई ने, टिकट तो दी है ना उन्होंने, पार्टी का नाम तो है, वो लोग हैं जो 9 मई के बाद बरकरार रहे, जिन्होंने 9 मई तक का अजाब सहा, गिरफ्तारी हुई, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद जो आए, आप देखिए असद उमर को टिकट नहीं मिला, शफकत महमूद को टिकट नहीं मिला। 9 मई के बाद थोड़े थोड़े जरा से बदलने लगे थे ये लोग। तो अगर वो 9 मई के बाद तक का मसला सह सकते हैं, तो अब क्या वो गद्दारी कर जाएंगे, क्या वो फ्लोर क्रॉस कर जाएंगे? मुझे कम लगता है ये। लेकिन इसके अलावा जो नई क़यादत आई है पीटीआई की, जो सियासी नहीं है, बैरिस्टर गौहर हैं जी और दूसरे लोग हैं, ये तो कह रहे हैं कि हाँ 50% खदशा है कि चले जाएंगे दूसरी तरफ। लेकिन बेशक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की अगर हम बात करें तो वो तो खुलकर ऐलान कर रहे हैं मुस्लिम नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पहले से ही मामलात तय हो चुके हैं। तो पंजाब में अगर हुकूमत बनती है मुस्लिम नून की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, तो कोई अहम हिस्सा, अहम रोल जो है वो मिल सकता है किसी ना किसी को, जहांगीर तरीन को, अलीम खान को पंजाब की हुकूमत में? हाँ, मेरा अपना अंदाजा ये था कि अलीम खान चीफ मिनिस्टरशिप के लिए बहुत ज्यादा, आज से नहीं पहले से एम्बिशियस हैं जी। और जो इख्तलाफ हुआ, चलिए इमरान खान साहब से कह लें, ये मैं तो और नाम लेना चाह रहा था, वो वजह ही ये हुई कि चीफ मिनिस्टरशिप नहीं दी गई उनको। तो अब देखिए कहाँ बात जाके रुकती है, क्योंकि वो एमएनए के लिए भी उम्मीदवार हैं, कहाँ जाना चाहते हैं वो, जहांगीर तरीन साहब उन्हें कहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल उनको ज़हन में चीफ मिनिस्टरशिप है और शायद इस पे आगे इख्तलाफ होगा। जहाँ तक ताल्लुक है ताल्लुकात का, वो पुराने हैं और अलीम खान साहब भी जा चुके हैं लंदन, और चौधरी साहब भी लंदन जा चुके हैं 2-3 बार, और वहाँ बातचीत होके आ चुकी है। शायद कुछ फार्मूला तय हो गया हो, लेकिन फार्मूले बदलते रहते हैं और मुस्लिम लीग बाज़ औक़ात किसी एक फार्मूले पर कायम नहीं रहती, वो बदल जाते हैं। तो देखें क्या होता है। लेकिन अभी जितने सर्वे आ रहे हैं उनके मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। अच्छा, फिर 42% कह रहे हैं जो नया सर्वे है। तो और उसके बाद वो अजीबोगरीब सर्वे, एक सर्वे आया था कि मरियम नवाज को 40% लोगों ने पसंद किया, इस सर्वे में आया 1% ने पसंद किया। मुझे समझ में नहीं आता सर्वे होते किस तरह के हैं ये, और मैं तो इनकी साइंस से भी एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही थी एनबीसी कि आपको लगता है कि हमें, आपको या किसी और को भी सर्वे पर, उसके रिजल्ट्स पर यकीन रखना चाहिए, या फिर हम सभी अब 8 फरवरी का इंतजार करें कि जो रिजल्ट्स आते हैं वो किसके हक में जाते हैं? क्योंकि आपने भी देखा कि बहुत सारे टीवी टॉक शोज ऐसे हैं कि अब पब्लिकली इलेक्शन डिबेट्स होना शुरू हो चुकी हैं, एंकर्स जो हैं वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो यूथ या सोच है उसका जो सवाल है बड़े तल्ख हैं और वो बड़े टू द पॉइंट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हाँ, कल जो तकरीब हुई है यूथ कन्वेंशन, जिसमें आर्मी चीफ भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, वहाँ बड़े अच्छे सवाल हुए हैं, बहुत अच्छे सवाल हुए हैं। और बाज़ जगह तो आर्मी चीफ ने खुद जवाब दिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो आर्मी चीफ ने जवाब दिया उन सवालों का। वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को, और यूथ को सवाल करना चाहिए। नौजवानों के जहन में हमें भी ये कहा गया था सवाल करो, सवाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल करने का तरीका होता है जी। आप बुरे से बुरा सवाल बड़े प्यार से कर सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं, तहजीब से कर सकते हैं। और कल यही हुआ है कि बहुत अच्छी तरह सवाल किए गए, बहुत अच्छी तरह जवाब दिए गए, और जवाब में खैर तसल्ली बख्श दिए गए। तो सवाल जवाब तो होने चाहिए, और सवाल उन सबसे होने चाहिए
जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और पार्टी बदल चुके हैं। जो पार्टी बदल के गए उनसे सवाल हलकों में होने चाहिए। जब आप इस पार्टी से आए हो, क्या तकलीफ हो गई आपको, क्या मसला पैदा हुआ आपके साथ। और एक बात ये भी तय है कि जितने एमएनए थे उनमें वो शहबाज शरीफ हो, वो बिलावल हो, वो जहांगीर तरीन हो, कोई भी हो, किसी ने अपने इलाके में काम नहीं किया है। किसी ने अपने इलाके में काम नहीं किया। मैं पंजाब के पैकेजेस देख रहा था, अपने कराची के पैकेजेस देख रहा था, पेशावर के देख रहा था। हर हल्के में इतनी बुरी हालत है, सफाई सुथराई, नाले भरे हुए। हमारा ख्याल है कराची में नाले सिर्फ, वो तो पंजाब में लाहौर में नाले निकला है, बड़े खौफनाक नाले जो बह रहे हैं, जो कीचड़ बन गए हैं। जो तो मुल्क की तो बहुत बुरी सूरत हाल है। रोजगार नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है। अभी मैंने एक ब्लॉग लिखा था, एक जगह से फिगर्स आए थे, करोड़ों बच्चे हमारे यहाँ स्कूल नहीं जा रहे हैं जी। स्कूल नहीं है, स्कूल गायब हो गए हैं। अब हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक वाले बेचारे 100 स्कूल सिंध में बना रहे हैं, सैलाबज़दा इलाकों में। जो स्कूल थे वो सैलाब बहा के ले गया। हमारी तालीम का तो बड़ा गर्क हो चुका है, हमारा सोशल फैब्रिक बिखर चुका है। तो ये सब बड़े मसाइल आएंगे। बिल्कुल, यही बुनियादी सवाल हैं जो कि हमें सियासतदानों से पूछने हैं कि तालीम पर, सेहत पर क्यों काम किसी भी टेन्योर में नहीं किया जाता। हमेशा से बार बार आते हैं, वादे करते हैं, और जब उन्हें कुर्सी मिल जाती है उसके बाद फिर शक्ल दिखाना तो वादे भी नहीं हो रहे। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही है, इस बार सिर्फ तनकीद की जा रही है। इस बार सिर्फ एक तसल्ली है, सुकून है, सबको पता है कि मुझे इतना कोटा मिल जाएगा, मुझे इतना कोटा मिल जाएगा और मेरा इसमें काम हो जाएगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच नासिर भाई चौथाई साहब। सुबह आप हम उठाते हैं, जगाते हैं, और आप अपना तजिया है वो हमारे प्रोग्राम में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। खेल की दुनिया में पाकिस्तान अक्सर ही मुल्क का नाम रोशन करता रहता है, और जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो हम देख रहे हैं कि बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते दिखाई दे रहे हैं। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने स्क्वॉश में बड़ी अहम कामयाबी हासिल की है। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और ख़ास बात यह है कि इस इवेंट में 3 बहनों ने शिरकत की थी। पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी थी वो 3 बहनें महानूर अली, महविश अली और सैरिश अली कर रही थी। बिल्कुल, और जिसमें हमने देखा कि महानूर अली और महविश अली ने गोल्ड मेडल जीते, और आज ये तीनों बहनें हमारी मेहमान हैं। इन नन्ही मुन्नी स्क्वॉश चैंपियन से हम आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग महविश, महानूर और सैरिश। सबसे पहले तो मुझे हाथ उठाकर ये बता दें कि आप में से सैरिश कौन है? सैरिश। अच्छा, महविश कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा महविश है। और महानूर आप हैं? अच्छा, सबसे छोटा वाला पीस महानूर है, तो जरा महानूर से स्टार्ट कर लेते हैं। पूछ लेते हैं। बिल्कुल, महानूर ने भी गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। महानूर, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइए कैसा रहा ये कंपटीशन आपके लिए, और फिर स्पेशली जब हमारे अगेंस्ट इंडियन टीम हो तो हमारा जज्बा भी बड़ा हाई हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा जो नर्व्स हैं उस पर काबू पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत टफ कंपटीशन हुए हमारे, और जैसे कि आपने बोला इंडियन प्लेयर्स थे, तो मेरा फाइनल इंडिया से ही था। थोड़ा प्रेशर था, लेकिन मैं जीत गई 3 स्ट्रेट। मैंने किसी को एक गेम सिंगल भी नहीं दी, तो फिर मैं टॉप पे आई। और इसी तरह महविश का भी पहला मैच ही इंडिया से आ गया था। तो एक बहुत प्रेशर होता है कि पहले तो इंडिया से पता नहीं इतना नहीं, लेकिन जब इंडिया से आता है तो बहुत प्रेशर होता है कि इंडिया से खेलना है, मतलब इस तरह। बल्कि इतना कुछ खास मतलब टफ फाइट नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने गोल दिया और उसने ब्रॉन्ज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है महविश, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। हमने बाकी भी इंटरनेशनल मतलब टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट किया था, बट दिस वन वाज अ बिग एंड बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, और इसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे। और 3 मंथ्स बिफोर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई थी। तो इन द टूर्नामेंट हमने ये था कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी थी हमारी। और मैं तो फर्स्ट मैच ही इंडियन प्लेयर से आया था, जो कि बहुत अच्छा खेलती थी, और मैं कहती हूँ कि टूर्नामेंट की सबसे अच्छी प्लेयर थी। तो व्हेन आई वाज 1 गेम डाउन, मैं उससे 1 गेम डाउन थी, शुरू की गेम में हार गई थी। बट उसके बाद फिर मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा महविश
तुम यहाँ पर जीतने के लिए आई हो, पर तुम इंडियन प्लेयर से तो बिल्कुल नहीं हार सकती, तो यू हैव टू विन फ्रॉम इंडियन प्लेयर, अगर किसी से हार भी जाओ बट नॉट फ्रॉम इंडिया। सो आफ्टर दैट मैंने 3-1 उसको आउट किया और बहुत अच्छी गेम रही, और मेरा फाइनल प्लेयर कैनेडियन प्लेयर के साथ था, जो कि मैंने 3 स्ट्रेट जीती थी। जबरदस्त। तो सहरिश, डेफिनेटली जैसे महविश ने सोचा कि किसी से भी हार जाना है लेकिन इंडिया से नहीं हारना है, और तीनों ने जब आपने कामयाबी हासिल की तो पेरेंट्स की खुशी कैसी थी? सहरिश, आपसे बात करें बेटा। मैं यही बोल रही हूँ कि जब कामयाबी आप लोगों ने ली, जब ये कंपटीशन आप लोगों ने जीता इंडिया के अगेंस्ट, तो पेरेंट्स की खुशी कैसी थी? पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। मेरी मम्मा ऑनलाइन सारे मैचेस देख रही थी। अच्छा। बहुत ज्यादा खुशी थी, एक अलग सा जज्बा था, बहुत मजा आया। ठीक है, तो अभी सबसे जो हमें इसमें बेहतर बात लग रही है वो तो ये लग रही है कि तीनों बहनें खेल रही हैं, तो वो जो एक आपस में कंपटीशन भी क्या रहता है फिर आप लोगों का? इस तरह तो होता रहता है, कभी मेरा भाइयों के साथ ज्यादातर मेरे मैचेस आते हैं, इसके साथ भी आते हैं। अच्छा। बट ये है कि सिस्टर्स है तो मैं कहती हूँ हार जीत नहीं होती, जो जीतता है ट्रॉफी तो एक ही घर में जाती है। हाँ, ये भी फायदा आपस में खेलने का। हाँ, तीनों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी, और एक दूसरे से सपोर्ट बहुत अच्छे से करते हैं, और ये है कि एक दूसरे की फीलिंग्स को भी समझते हैं, और बाकी बस लगे होते हैं, अभी भी साथ ही खेल लेते हैं हम। सही। तो महानूर, स्क्वॉश बड़ी टफ सी गेम है और आप इतनी छोटी सी हो, सबसे पहले तो आप हमें अपनी एज भी बताओगे कि आपकी क्या एज है, और अपने फिटनेस को मजीद फिट रखने के लिए आप लोग किस किस्म का डाइट प्लान जो है वो कंटिन्यू करते हो? आपने जैसे कहा मेरी एज अभी 11 होने वाली है, तो मैं भी अंडर 13 खेलूंगी। अच्छा, ठीक है। करनी पड़ेगी, बहुत एक अलग सा गेम चेंज हो जाएगी, तो फिर बहुत मुझे अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि 11 में ज्यादातर इतनी फाइट नहीं होती, लेकिन 13 में गेम चेंज हो जाती है क्योंकि सीनियर ज्यादा थे। तो अब उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इस साल मैं 13 खेलने वाली हूँ, तो फिर मेरी बहन भी 13 खेलेगी, तो बहुत अच्छी फाइट हुई। तो उसके लिए अब इन दोनों में से मैं मतलब फिटनेस में स्टेमिना मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन फिटनेस में मतलब मेरी थाइज इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं ज्यादातर ड्रॉप शॉट मारती या फिर इस तरह। तो ये दोनों मुझसे स्ट्रांग है, मेरे हाथ में इतनी पावर भी नहीं है, क्योंकि मेरी अभी इतनी एज नहीं है, तो इस वजह से। अच्छा, उन्हें अपनी वीकनेसेस का भी बड़े बखूबी अंदाजा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको अपनी वीकनेस का पता हो, आप उस पर काम कर सकें। महविश, कब से आप लोगों ने खेलना शुरू किया और कौन आपको इस स्पोर्ट की तरफ लेकर आया? पाकिस्तान में जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ज्यादातर फोकस लड़कों का, लड़कियों का भी वो क्रिकेट पर ही रहता है कि उस खेल को ज्यादा पजीराई मिलती है, तो स्क्वॉश की तरफ फैमिली आपको लेकर आई, आप तीनों को खुद शौक था? स्टार्टिंग में तो मैं और मेरा भाई, असल में हम बाबा के साथ आते रहते। बाबा मेरे एथलीट है, और वो बैडमिंटन भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, उन लोगों ने बॉडी बिल्डिंग भी की थी, मतलब बहुत साल। तो उन्हें हम छोटे से थे, 10 years old, I was 10 years old, तो बाबा हमें लेकर आए थे, और पापा के बैडमिंटन क्लब के साथ ही स्क्वॉश क्लब था, तो उन्हें हमें स्क्वॉश में डाले। स्क्वॉश वाज यूनिक गेम, और कभी मैंने देखा भी नहीं था कि कैसे खेला जाता है। बट जब मैंने स्टार्टिंग ली तो शुरू में तो बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा। कभी कभी मैं जाती भी नहीं, क्योंकि थी बहुत टफ है, मुझे नहीं खेलना। लेकिन ये है कि फिर 1 साल में हम सीखते गए, फिर 2 सालों में हम और बेहतर होते गए। फिर जब मैंने टाइटल्स लेती गई, फिर 1 साल बाद इस मानू ने मेरे साथ स्टार्ट किया, और सहरिश के अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं खेलते हुए। तो ये है कि हम तीनों ने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत अच्छी ट्रेनिंग वगैरह की, और ये थी कि मेहनत थी हमारी, तो इसलिए आज हम इस मकाम पे हैं। और फैमिली हमारे साथ बहुत सपोर्ट करती है, मेरे बाबा, मेरी मम्मा, भाई भी बहुत सपोर्ट करता है, और बस फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप आगे जाते हो। ठीक, तो सर आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, और मजीद भी कोई कंपटीशन जो आ रहे हों जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो? फ्यूचर प्लान्स का ये है कि हम लोग आगे जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन जूनियर हमारा भी आ रहा है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारा वही है, और इंशाल्लाह उसमें बेटर पोजीशन है। ठीक है, और स्क्वॉश में आप लोगों को कौन पसंद है? आप लोगों का हीरो कौन है? हीरो हमारे जो है वो लेजेंड है, जो कि पाकिस्तान से ही है, जिनने पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया है। कमर जमान हो गए, जानशेर खान हो गए, जहांगीर सर हो गए, और अभी रिसेंटली तो हमारे जो टॉप में चल रहे वो इजिप्शियन प्लेयर है, जैसे शिरबिनी हो गई, अल हमामी हो गई। सो
उनको भी हम देख के बहुत कुछ सीखते हैं। और इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, जैसे जानशेर सर ने, कमर जमान ने रोशन किया, और वुमेन्स में करेंगे और हम भी टॉप 10 टॉप 5 में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी आप तीनों फिर अपनी स्टडीज को किस तरह से फिर मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इवेंट्स आपके आ जाते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए भी जाना है, यहाँ पर भी आप खेल रहे होंगे, बाहर जाकर भी खेल रहे हैं। ये होता है कि हम जैसे टीनेजर्स के लिए ये है कि स्टडी को साथ लेकर चलना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आपने स्टडी भी करनी होती है, खेलना भी होता है, फिर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर खेलना होता है। तो ये है कि हमारी मम्मा मतलब वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी हो, हमें बहुत सपोर्ट करती है स्टडीज के मामले में। तो ये है कि हम ऑनलाइन स्टडीज करते हैं, क्योंकि हमको स्पोर्ट्स को भी फोकस करना था, हमारे इवेंट्स भी आ रहे होते हैं। मैं A-levels कर रही हूँ, ये दोनों 7th क्लास में, जो कि ऑनलाइन हम स्टडी करते हैं। ये कि टफ हो जाता है, बट आपने उन सब को लेकर चलना होता है और एक पूरा शेड्यूल बनाना होता है अपनी लाइफ का, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी महानूर आप लोग स्क्वॉश खेल रहे हो, लेकिन बच्चों को कुछ और खेल भी बड़े पसंद होते हैं, तो कभी ऐसा हो जाए स्क्वॉश खेल खेल के ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, साथ ही आपका प्रोफेशनल जो स्पोर्ट है वो भी बन चुका है, कोई और ऐसी गेम जो आप लोगों को खेलना बड़ा पसंद हो, या आपस में जो मी टाइम होता है फैमिली के साथ, वो किस किस्म का पसंद करना, मतलब स्पेंड करना पसंद है आप लोगों को? वैसे तो सबका यही होता है। पहले मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद था, मैं स्कूल में भी खेलती हूँ, अभी भी खेलती हूँ। अच्छा, स्विंग और सब कुछ थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो बैडमिंटन क्योंकि बहुत इजी है, मतलब इतना इजी नहीं है, लेकिन मुझे बैडमिंटन ज्यादा खेलना पसंद था। लेकिन अब स्क्वॉश में इतना दिल लग गया तो स्क्वॉश में ही ट्रेनिंग करते हैं ज्यादा, मतलब और गेम्स खेलने का टाइम नहीं मिलता, स्टडीज होती है, और संडे अगर कहीं खेल लिया तब नहीं मिलता। और ज्यादातर हमें स्विमिंग अच्छी लगती थी, बट स्विमिंग गर्ल्स के लिए आई डोंट थिंक पाकिस्तान में अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। तो स्विमिंग तो हमें बचपन में पसंद थी, बट अब हम सिर्फ फोकस स्क्वॉश पर रखते हैं, क्योंकि अब इससे हमें प्रोफेशनल खेलना है। ठीक है, तो जितने ब्राइट प्लेयर्स हम आपको देख रहे हैं, उतने ब्राइट स्टूडेंट्स भी हैं आप तीनों? जी बिल्कुल, हम लोग क्लास में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आते थे, हमारे 99% होती थी, हमारी टीचर सबसे बहुत खुश। मतलब आपको स्टडीज में भी और आपको स्पोर्ट्स में भी पहली दूसरी के अलावा कोई पोजीशन पसंद ही नहीं है? असल में स्टडीज में हम तीनों बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम एथलीट्स हैं, तो एथलीट्स का दिमाग वैसे भी बहुत ज्यादा शार्प होता है। तो मैं तो अपनी क्लास में टॉप 5 टॉप 10 में ही आती थी, और ये लोग तो टॉप करती थी क्लास को। तो ये है कि स्टडीज भी इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी जाती है, क्योंकि आपका माइंड वैसे ही बड़ा शार्प हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सहरिश, महविश, अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद कामयाबियों से नवाजे, बड़े ही ब्राइट स्टूडेंट्स भी हैं, बिल्कुल, और बड़े ही ब्राइट एथलीट्स भी हैं, बिल्कुल ऐसी, और जो जबरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल की है, स्पेशली इंडिया के खिलाफ, और गोल्ड मेडल भी जीता, 2 बहनों ने, एक बहन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो पाकिस्तान के लिए और स्क्वॉश के लिए, जिसको नजरअंदाज किया जाता है, इस खेल के लिए भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक जनाब। हमारी ये दुनिया जो है ना, वो हैरानकुन चीज़ों और जगहों से भरपूर है। तो ऐसे में आपको क्या मालूम है कि दुनिया में एक कस्बा, एक टाउन ऐसा भी है जहां का हर रहायशी जाती तौर पर हवाई जहाज का मालिक है, और ये जहाज उनके घरों के बाहर ऐसे खड़े रहते हैं जिस तरह आम तौर पर घरों के बाहर गाड़ियां पार्क्स में खड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मनाजिर भी हम आपको दिखाते हैं, और ये मकाम है अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कैमरन पार्क नामी एक कस्बा है। इस कस्बे में इस वक्त 124 घर हैं जहां तकरीबन तमाम घरों के सामने ही हवाई जहाज की एक मखसूस पार्किंग मौजूद है, जिसके मनाजिर अब आप हमारी न्यूज़ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और यहाँ वक्तन फ़वक्तन हवाई जहाज टेक ऑफ और लैंड करते भी दिखाई देते हैं। और मशहूर यही है कि यहाँ का हर रिहायशी अपने दफ्तर जाने के लिए भी प्राइवेट हवाई जहाज का ही इस्तेमाल करता है। अब ये कहानी क्या है वो भी अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि असल वाकया क्या है, क्यों ये जहाज यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से इन्हें अलाउ किया गया है, और किस तरह से जैसे हम सबके घरों के बाहर गाड़ियां पार्क हैं, इनके घरों के बाहर जहाज क्यों मौजूद हैं।
क्योंकि यहाँ हवाई जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए मखसूस किस्म की सड़कें बनाई गई हैं और कोई इस जगह आ जाए तो हर गली में और हर घर के आगे जहाज खड़ा देखकर हैरान रह जाएगा। यहाँ की हर गली एयरपोर्ट का एहसास आपको दिलाती है। और आपको ये भी बता दें कि इस कस्बे में सिर्फ रिटायर्ड पायलट ही मुकीम हैं और इस इलाके का तारीखी पज़ मंजर यह है कि इस इलाके में दूसरी जंग अजीम के दौरान जरूरतन हवाई अड्डे बनाए गए थे। अब जो जंग के बाद गैर फाल हुए तो हुकूमत ने उन्हें कारामद बनाने के लिए उनको इलाकों में तब्दील कर दिया और जो रिटायर्ड पायलट हैं, रिटायर्ड फौजी हजरात हैं, उन्हें यहाँ पर रहने का और इस इलाके को बसाने का जो है वो फैसला कर लिया। तो ये बड़ी ही प्यारी वीडियो हम लोग देख रहे हैं। और अच्छा, एक होता था ना बचपन में आप जहाज देख रहे हैं छत पर, आप उसको हाथ हिला रहे, तो मुझे लगता है यहाँ के बच्चे तो उनके लिए तो ये फेस्टिविटी होती नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज होगी। और मेरा ख्याल है जो ये रिटायर्ड फौजी और रिटायर्ड पायलट्स को बसाने का जो फैसला किया गया वो बड़ा जबरदस्त रहा है, क्योंकि आज हम ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम ये मनाजिर देख रहे हैं और ऐसी ये खूबसूरत जगह है। जब हम ब्रेक में भी पहले हमें ये वीडियो दिखाएगी हमारी टीम की तरफ से, तो हम भी मेस्मराइज हो गए थे कि किस तरह से पॉसिबल है यहाँ पर, किस तरह से टेक ऑफ लैंडिंग किस तरह से हो रही है और तमाम पायलट्स मौजूद हैं। कोई किसी भी अनाड़ी को इजाजत नहीं है इसको चलाने के लिए, प्रॉपर एक इलाका ये बना दिया गया है और ये तमाम लोग अब अपनी ज़रूरत के तहत इन जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर अपने किसी काम पर भी जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए भी ये अपने जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन, जो कि हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि अब अगर वो एक सतह से ज़्यादा अमीर हो गया है तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पर हर किसी के पास ही जहाज़ मौजूद है जो अपने रोज़मर्रा कामों के लिए भी मेरा ख्याल है कि अगर यूटिलाइज करते होंगे इसे, कुछ शॉपिंग करने जाना है तो फिर जहाज पे जा रहे हैं लेकिन शॉपिंग मॉल्स में कहां पर वो अपने जहाज को पार्क करें। लेकिन ये है कि बड़े ही प्यारे प्यारे हमने जहाज देखे हैं घरों के बाहर खड़े हुए, और हम जब ये जहाज देख रहे थे तो बड़े हम भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, वाओ ये वाला बहुत प्यारा है, ये वाला बहुत अच्छा है। इस जगह को मजीद विजिट लाजमी करना चाहिए, मतलब अपनी जो ट्रैवल लिस्ट है उसमें इस जगह को जरूर एड अप करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं ना, एंट्री भी होगी या नहीं होगी, एंट्री देते होंगे इजीली या नहीं, देखते हैं। अमेरिका जाना भी मुश्किल नहीं है, इस कस्बे में जाना शायद इतना आसान होगा, मुझे नहीं लगता कि अब इतना मुश्किल होगा। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो जलसे हैं उनका सिलसिला जारी है और आज भी पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से मंडी बहाउद्दीन में एक जलसा होने जा रहा है फुटबॉल ग्राउंड में, जहां स्टेज तैयार कर लिया गया है, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और शहबाज शरीफ ये कहा जा रहा है कि इस जलसे से खिताब करेंगे। बिल्कुल, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जहीर खान वहां पर मौजूद है, जरा उनसे अपडेट ले लेते हैं। जहीर, क्या माहौल है वहाँ? मुस्लिम लीग नून की जानब से आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है, जहां कायदे आज़म ग्राउंड में तमाम जलसा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जलसा से आज मंडी बहाउद्दीन में खिताब करेंगे और अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी मंडी बहाउद्दीन में किया जाएगा। मुस्लिम लीग के नून के सियासी जलसा के लिए कायदे आज़म ग्राउंड में 25 फुट ऊँचा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार करके मेहमानों के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि जलसा गाह ग्राउंड में 10,000 से ज़ायद सामीन के लिए भी कुर्सियां लगाई जा रही हैं। यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ, मियां शहबाज शरीफ को बजरिया हेलीकॉप्टर मंडी बहाउद्दीन पहुँचाया जा रहा है। अब हेलीपैड से उन्हें बजरिया गाड़ियों में इस्तकबाल करके जलसा गाह तक पहुँचाया जाएगा। हमारी मकामी कायदीन से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मंडी बहाउद्दीन का जलसा तारीखी जलसा होगा। अब देखना यह है कि मंडी बहाउद्दीन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में क्या मुकाबला होगा। मैं यहाँ बताता जाऊँ कि मंडी बहाउद्दीन शेरों का शहर है, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दावेदार हैं कि पूरे ज़िला से मंडी बहाउद्दीन मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर खान, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम देख रहे हैं कि आला सतह तब्दीली के साथ ही इंतजामी सेटअप में बड़े पैमाने पर जो अखाड़ पछाड़ का इम्कान है वो एक बार फिर से पैदा हो चुका है। पीसीबी में सियासी बुनियादों पर फैसले किए जा रहे हैं और मुकम्मल और बाइख्तियार चेयरमैन की अदम मौजूदगी में मैनेजमेंट कमेटी इस वक्त मामलात चला रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रजीम की जो तब्दीली है वो गुज़श्ता एक साल से म्यूजिकल चेयर में
में तब्दील हो चुकी है, जिसका मजाक पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। बिल्कुल, पहले तहरीक इंसाफ के दौर में रमीज राजा को यह ओहदा दिया गया, जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो रमीज राजा का दौर भी खत्म हो गया। ये ओहदा बाद में नजम सेठी के पास चला गया है और फिर हमने देखा कि मगर पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के करीबी आदमी ज़का अशरफ, जो पहले भी पीसीबी की सरबराही कर चुके हैं, उनको ये ओहदा मिल गया। अब जब पाकिस्तान शिकस्तों पर शिकस्तें खा रहा था तो हमने देखा कि आम इंतखाबात भी करीब आ चुके थे। ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब पूरा फाल जो निकला वो निकला मोहसिन नकवी साहब के नाम का। इसके साथ साथ शाह खावर को पीसीबी का आरजी इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है, जो कि बर वक्त और शिफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। वैसे ये जिम्मेदारी तो मोहसिन नकवी साहब की भी थी, लेकिन वो तो कुछ और ही हमें करते हुए मसरूफियत दी है। इसी पर बात कर लेते हैं, अब्दुल माजिद भट्टी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब बताइएगा, ये जो इतनी उखाड़ पिछाड़ है, कभी कोई आता है तो कभी कोई जाता है, यही सब कुछ चल रहा है पीसीबी में। अगर कुछ नहीं बेहतर हो रहा तो वो जो है वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ही नहीं बेहतर हो पा रही। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह मुझे मौका दिया। अच्छा, मैं थोड़ी सी इब्तिदा में तस्दीक कर दूं कि आरजी इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर तो वो परमानेंट है। अच्छा, वो निगरान या जी केयर टेकर चेयरमैन बने हैं शाह खावर साहब। ठीक है भट्टी साहब, थोड़ी सी तस्वीर लेकिन जो अब बात आप कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में जब से हमने होश संभाला है, या हम जब से मुझे को 3 दहाइयों से ज्यादा हो गया इस क्रिकेट जर्नलिज्म में, हमेशा से ये ओहदा हुकूमत के जो सरपरस्ती में या हुकूमत की आशीर्वाद से जो लोग आए हैं, वही लोग इस ओहदे पे बराजमान होते हैं। मुझे और आपको इन ओहदों पर मेरा ख्याल आने का मौका नहीं मिलेगा अगर हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये चूंकि एक पीसीबी चेयरमैन का जो ओहदा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। क्रिकेट जरूर कंट्रोल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के आप बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स देख लें, एयर मार्शल नूर खान को देख लें, आरिफ अली खान अब्बासी को देख लें, शहरियार खान को देख लें, जनरल तौकीर जिया को देख लें, नजम सेठी को देख लें, इनमें से कोई भी क्रिकेटर नहीं था। कुछ क्रिकेटर रहे, रमीज राजा क्रिकेटर रहे, एजाज भट्ट क्रिकेटर रहे। और अगर इस वक्त हम दुनिया में देखें तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी, उनके अलावा दुनिया में सारे मुल्कों के जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो सब नॉन क्रिकेटर्स हैं। पहली बात तो ये ठीक है। दूसरी बात ये कि जो टीम की कारकर्दगी है, जो हमारी क्रिकेट आज मुश्किल में है, उसकी वजह ये है कि हम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली 6-6, 8-8 महीने में कर रहे हैं। गालिबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो पिछले 2 साल में हमने 3 चेयरमैन तब्दील कर दिए। जी बिल्कुल। नजम सेठी साहब 7-8 महीने रहे, उससे पहले रमीज राजा थे, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए। ज़का अशरफ थे, वो भी कुछ 6 महीने रहे। रमीज राजा ने थोड़ा लंबा टाइम गुजारा। तो जब तक हम इनको लंबा टाइम देंगे नहीं, अब मेरे ख्याल में जो एक सिनेरियो पहले वो मैं आपको समझा दूं कि पीसीबी के इलेक्शन कैसे होंगे। पीसीबी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है बेसिकली 10 लोगों पर मुश्तमिल होता है। 2 नॉमिनी जिस तरह मोहसिन नकवी और मुस्तफा रमदे, इनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, इनको नॉमिनेट किया है। 4 डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे और 4 रीजन के लोग होंगे। इनमें इलेक्शन होगा, फिर जो पीसीबी चेयरमैन मुंतखब होगा वो 3 साल के लिए पीसीबी का चेयरमैन बनेगा। उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीए है। ज़का अशरफ साहब के पास चूंकि बीए की डिग्री नहीं थी, लेकिन नॉर्मली जो हमने देखा है पीसीबी का चेयरमैन अनअपोज आता है। आज तक इसके इलेक्शन हुए नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ, अभी सवाल तो ये है कि जब नई हुकूमत आएगी तब क्या फिर से नया चेयरमैन आएगा? और ये बार बार सिस्टम को क्यों तब्दील किया जा रहा है कि पूरी दुनिया हमारा मजाक बना रही है? एडम गिलक्रिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो टीम है तारीख की बदतरीन टीम है। हर्षा भोगले कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग फनी मोर देन पाकिस्तानी क्रिकेट थिंग्स, कि किस तरह से यहाँ पर पीसीबी चेयरमैन तब्दील होते हैं। 3 दिन कोई चेयरमैन होता है, अगले 3 दिन कोई और होता है, वो उसके फैसलों की नफी करता है, और फिर मामलात किस तरह से बदलते हैं, अकाड़ पछाड़ किया जाता है। टीम पर भी आप समझते हैं उसका इफेक्ट आ रहा है, टीम की परफॉर्मेंस पर? देखें, बिल्कुल जिस तरह की तब्दीलियां पीसीबी चेयरमैनशिप की पोस्ट पर हो रही हैं, उसका असर तो यकीनी तौर पर आ रहा है, क्योंकि जो चेयरमैन आता है वो कप्तान भी तब्दील करता है, टीम मैनेजमेंट भी तब्दील कर देता है जी। लेकिन जो मुझे इत्तलात है, आप लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, आप ज्यादा जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो पिछले
1 साल से चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के जी, उनको मेरे ख्याल में पीपुल्स पार्टी की भी आशीर्वाद है और मुस्लिम लीग नून की भी आशीर्वाद है। अगर वो 3 साल के लिए चेयरमैन बन जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इतनी आसानी से कोई हटा सकेगा। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकता है। मैं कुछ दिन पहले आपका ही प्रोग्राम देख रहा था जब मोहसिन नकवी साहब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 1 साल मुकम्मल हो गया था। मेरी तो कभी उनसे मुलाकात है नहीं, मैं उनको टेलीविजन पर देखता रहता हूं। तो मेरे ख्याल में 1 साल में तो उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो इस तरह के काम अगर वो एक दबंग एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, लेकिन वो फिर कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये ना हो कि अपने जानने वालों को पीसीबी में ले आए और जो दूसरों के जानने वाले उनको हटा दें। अगर वो मेरिट पे सारे काम करें, मेरिट पे तकर्रुरियां करें, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ न जाए। जिस तरह एडम गिलक्रिस्ट और हाशा बोगले की बात कर रहे हो, इसलिए पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है कि हम अपने चेयरमैन को, अपने कप्तानों को बीच चौराहे में ले जाकर ओहदे से हटा देते हैं। ये एक अच्छी रविश नहीं है, इसका मेरा ख्याल तदारुक करने की जरूरत है। लेकिन हमने देखा है भट्टी साहब के जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा है वो हमेशा ही हर दौर में ना एक ऐसी कुर्सी रही है कि जिसके ऊपर किसी न किसी की कोई ना कोई सियासी चपकलिश चलती हुई हमें नजर आती है। लोगों की कोशिश होती है कि जो बैठा हुआ है उसे गिराकर खुद उस पर बैठ जाए। आपको लगता है कि अगर मोहसिन नकवी अभी तक अगर अच्छी कारकर्दगी दिखा पाए हैं तो अच्छी सियासी चालें भी फिर खेलने में कामयाब हो जाएंगे, किसी न किसी तरीके से इस कुर्सी को बचाया जा सके। और दूसरा ये कि आपने दुरुस्त फरमाया कि जो आता है वो अपनी मर्जी से मैनेजमेंट तश्कील देता है, तो मुमकिन तौर पर कप्तानी एक बार फिर से चेंज हो सकती है। देखिए, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ के बाद अगर कोई चौथा पुरकशिश ओहदा है तो वो पीसीबी चेयरमैन का है, जो हर वक्त मीडिया के स्कैनर में रहता है, हर वक्त हेडलाइंस में रहता है। तो हर बंदा चाहता है कि ये जो हॉट सीट है ये मुझे मिले। उम्मीद यही है कि मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ अगर साजिशें होती भी हैं तो वो उनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि दफ्तरों में भी लेग पुलिंग होती है। आप और अनवार साहब जिस तरह शो कर रहे हैं तो यहाँ भी कुछ लोगों की नजरें होंगी कि भाई हम ये मॉर्निंग शो करें, तो ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं बार बार की जो तब्दीलियां हैं? और सबसे पहले एक टीम आती है, उसकी कोशिश होती है गैर मुल्की कोचेस लाए जाएं, गैर मुल्की कोचेस जो हैं वो टीम को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। फिर एक टीम आती है, वो तमाम गैर मुल्की कोचेस को निकालती है और जो हमारे मुल्की प्लेयर्स हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो ये बार बार की जो तब्दीली है ये प्लेयर्स के लिए कितनी गलत है? देखिए, बिल्कुल, जब पीसीबी हेडक्वार्टर में चेंज आता है तो प्लेयर्स भी उससे मुतासिर होते हैं। जिस तरह अभी ज़का अशरफ साहब ने वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को हटा दिया, फॉरेन कोचेस को फारिग कर दिया, फिर बहुत सारे पैसे देकर उनको घर रुखसत किया, फिर मोहम्मद हफीज को लेकर आ गए, वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बना दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, इस वक्त इस्तेहकाम चाहती है, वो टाइम चाहती है। ठीक है, ओवरनाइट ना पीसीबी चेयरमैन कुछ डिलीवर करके दे सकता है, ना हमारे कोचेस, ना कप्तान डिलीवर करके दे सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर पूरा सेटअप हम 3-3 साल के लिए लेकर आ जाएं, अच्छे प्रोफेशनल लोग लेकर आ जाएं जो वाकई राइट मैन फॉर द राइट जॉब के हिसाब से फैसले करें। फिर जो एक सबसे बड़ा मसला है, इस वक्त हमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की इसलिए भी जरूरत है, और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो पावर कॉरिडोर्स में भी जिसके ताल्लुकात हों। अगले साल पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। अगर हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो ऐसा ना हो कि फिर हमसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन जाए। लिहाजा मेरे ख्याल में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर एक 3 साल के लिए पीसीबी चेयरमैन बन जाए, अच्छे और दबंग किस्म के फैसले करे, लेकिन लगी लिपटी ना रखे। ये ना करे कि अपने जानने वाले लोगों को अगर ले आएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही है। तो आपने T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात की, ये बताएगा पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंसेस को, उसकी ट्रेनिंग सेशंस को किस तरीके से आप देख रहे हैं? गो के थोड़ा वक्त है अभी, लेकिन फिर भी हमें मेहनत तो अभी से करनी होगी ना, ताकि हम उसके लिए क्वालिफाई कर सकें, हम अपने लिए जगह बना सके। देखिए, T20 वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 1 जून से शुरू होना है। पाकिस्तान ऑलरेडी वर्ल्ड कप के लिए तो क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को एक अच्छी टीम तश्कील देनी है। अगर हमें
शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बरकरार रखना है तो उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, लेकिन अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। जो हम सुन रहे हैं कि शाह खबर साहब अगले 4 हफ्ते के अंदर पीसीबी के इलेक्शन करवाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर फिर मोहसिन नकवी साहब टेक ओवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 28 से 30 फरवरी ऐसी तारीख है जिसमें वो टेक ओवर कर जाएंगे। उसके बाद फिर उनके पास टाइम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पीएसएल चल रही होगी। पीएसएल का फाइनल जो है वो 18 मार्च को होना है। तो अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है, फिर पाकिस्तान की टीम पहले आयरलैंड जाएगी, उसके बाद इंग्लैंड जाएगी, फिर वहां से वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास और मोहसिन नकवी के पास कोई 3 साढ़े 3 महीने का टाइम होगा जिसमें वो अच्छी प्लानिंग करके एक टीम मैनेजमेंट को भी इस्तेकाम दे सके और कप्तान का भी एक इशू खत्म कर सके। हमारे यहाँ बाबर आजम को हमने हटा दिया, हमने ओपनिंग जोड़ी तब्दील कर दी, हम बुरे तरीके से टेस्ट मैच हार गए, T20 हार गए। हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लोगों को लेकर आए तो पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट, आज भी बेहतरीन टीम है लेकिन और बेहतरीन टीम बन सकती है। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब अभी मुझे एक सिलसिला शुरू हुआ था एशिया कप के बाद, फिर वर्ल्ड कप में हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, न्यूजीलैंड की सीरीज भी हम हार कर आ रहे हैं। एक प्रेशर तो ऑलरेडी अब बिल्डअप हो चुका है पाकिस्तानी टीम पर। आपको लगता है पीएसएल में जाकर ये प्लेयर्स दोबारा से जो अपनी फिर वीकनेसेस हैं उन पर काम कर सकेंगे, उनको एक अच्छा मौका मिल जाएगा? मेरे ख्याल में पीएसएल एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ज्यादा अमल दखल होता नहीं है, सिवाय इसके कि पीएसएल को ऑर्गेनाइज करें, बाकी तो फ्रेंचाइज जो है वही कर रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में इस दौरान ये जो पाकिस्तान की पिछली नाकामियां थी, जो एशिया कप से शुरू हुई, फिर वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, फिर न्यूजीलैंड की T20 सीरीज, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले 6 महीने में बहुत बुरा खेली है। अब देखें ना, 3 दिन से आईसीसी की मुख्तलिफ टीमें अनाउंस हो रही हैं, आईसीसी मुख्तलिफ प्लेयर्स को सालाना अवार्ड दे रहा है। पाकिस्तान का किसी अवार्ड में ना कोई प्लेयर है, ना किसी प्लेयर को इंडिविजुअल अवार्ड मिला, इसलिए कि हमने पिछले 1 साल में अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है, सिवाय श्रीलंका में एक हमने टेस्ट सीरीज जीती थी। तो मेरे ख्याल हमें अब ठंडे दिमाग से काम करने की जरूरत है। अब ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर हमने अपनी प्लानिंग करनी है कि पाकिस्तान टीम को हमने कहां लेके जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की पाकिस्तानी टीम को इसकी जरूरत है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। शुक्रिया नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी हेल्थ के हवाले से, और जब हम बात करते हैं अपनी सेहत के हवाले से, और आजकल जो शदीद सर्दी का मौसम, खुश्क सर्दी का मौसम चल रहा है, उसमें बहुत से लोग बीमार भी हो रहे हैं। और बीमार होना, चाहे घर पर आराम करने का मौका ही हमें क्यों ना मिल रहा हो, ये कोई भी एक अच्छा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आपका जिस्म तकलीफ में है, आपको बुखार है, कपकपी है या आपका नाक बंद है, तो ये किसी की भी जो हालत है वो काबिल रहम बनाने के लिए काफ़ी होती है, जो आजकल के मौसम के हवाले से लोगों की रूटीन बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग एंटीबायोटिक्स जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, इसके बावजूद उनकी तबीयत में कोई बहाली नहीं होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना वो लोग जो कि मेडिसिन से बचना चाहते हैं, जिनके लिए टैबलेट्स पे गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, उन्हें हकीमी नुस्खे बताए जाएं, वो गाइड किए जाएं, ताकि वो अपनी जो गला खराब है या नज़ला जुकाम है, खांसी है, बुखार है, इससे छुटकारा पा सके। क्योंकि नज़ला जुकाम ही होता है जिससे बुखार आपको जरा ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। सलीमी साहब, मुझे ये बताइए, जो मैं भी आपसे टोटका पूछ रही थी अपने लिए, वो लोग जिनका हर वक्त ये मसला रहता है कि हल्का हल्का सा रेशा गिर रहा है गले में, लेकिन बलगम इतना नहीं कि वो बार बार वॉशरूम जाके उसको मतलब स्पिट कर सके, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो मौजूदा मौसम है, ये नज़ला ज़ुकाम का मौसम है बेसिकली से कह सकते हैं, और एक जायजे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर इंसान साल में एक बार जरूर नज़ला ज़ुकाम में मुझे तो लगता है मेरा 12 महीने चलता रहता है।
और बाद लोग ज्यादा ज़ाहिर है जिनमें फिर कुव्वत मुदाफ़त कम होती है उनमें ज्यादा होता है। और फिर जिस तरह लाहौर का इन्वायरमेंट है, यहाँ पे स्मोग और पोल्यूशन बहुत ज्यादा, इसका इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ये लोग ज्यादा, जिन इलाकों में ज्यादा जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कारखाने बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे ये मामला ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें जो एयर पोल्यूटेड होती है बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को गला खराब और फिर खांसी और रेशा और हल्की हल्की इस तरह करते रहते हैं, नजर आते हैं मामलात। और अक्सर हमें दोस्त मिलते हैं, फिर उनको बाज कॉस्मेटिक्स एलर्जी भी होती है जो परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं। तो एक तो ये चूंकि तकरीबन हर तीसरे चौथे बंदे का मसला है, तो एक तो ये है कि ऐसे तमाम लोगों को एक तो मशवरा ये है कि वो रात को सोने से पहले सिंपल गर्म पानी से गरारे करके सोया करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और ये मतलब उनको हो या ना हो, उनको जरूरी है कि गर्म पानी के गरारे करें, नीम गर्म पानी के। और हमारे किचन के अंदर चीजें मौजूद हैं, उसको जो है ना अपनी मेडिसिन के तौर पर भी यूज कर लिया करें। मसलन अदरक है जो हम अपनी हंडिया में यूज करते हैं, मसाले के तौर पर यूज होती है। जब ये मौसम हो और ख़ास तौर पर जिनको ये सिम्टम्स ज़्यादा इनको आती हो, तो वो अपनी चाय में थोड़ी सी अदरक मिला लिया करें। अच्छा। रेगुलर। और एक दो चीज़ें और अगर आप इजाज़त दें तो ये दारचीनी है, लौंग है और अदरक, इसमें थोड़ी सी वो फ्लेवर के लिए एक इलायची भी डाल दें, तो इसका सिंपल गर्म पानी में बॉयल करके कहवा बना के शहद से मीठा करके पिए तो वो बहुत फायदेमंद है। आपका इंतजाम हो गया। तो मैं अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहा था कि ग्रीन टी अगर मैं पी रहा हूँ तो मैं किसी ना किसी तरह हनी इसमें ऐड कर लूँ तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अच्छा, आपने गॉगल्स की बात की है, बहुत से लोगों को तो उसका तरीका कार ही नहीं पसंद है। जो मेरी नई जनरेशन है वो तो कहते हैं ये करते कैसे हैं, पानी को किस तरह से यहाँ पर होल्ड करके रखना है। सेकेंडली, पानी कितना गर्म होना चाहिए, और बहुत से लोग फिर कोशिश करते हैं कि उसमें नमक डाला जाए, मतलब ये भी फायदेमंद है। ये मैंने इसलिए नमक का नहीं कहा कि जब गॉगल्स, जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, नई जनरेशन को गॉगल्स का पता ही नहीं है उनको, फिर अच्छा वो नमक वाला पानी पीते हैं तो नॉर्मली अब बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर है, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, तेजाबियत ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं जो ले मैन के लिए बात करते हैं सिंपल गर्म पानी। और गर्म पानी कितना कि वो काबिल बर्दाश्त हो, खोलता हो पानी तो ना हो ना कि मुंह जल जाए सारा, तो बॉयल करिए हल्का सा, थोड़ा सा वो कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर जो होता है जो काबिल बर्दाश्त हो, वो यूज करना है। और इसमें जिनको ब्लड प्रेशर या जिनको अल्सर तेजाबियत वगैरह नहीं है वो गर्म नमक मिला ले। उसका तरीका ये होता है कि 1 कप यानी कि तकरीबन 150 ml वाटर में एक छोटी टीस्पून या आधी टीस्पून नमक मिला लें, उसके गरारे करें। जिनको ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये नॉर्मली देखा गया कि अंदर चला जाता है पानी, तो फिर वो सेफ साइड पे रहना चाहिए इसमें। ठीक है, तो एक तो ये एहतियात इसके लिए ना तो करनी चाहिए। एक और चीज होती है इसमें, एक मुलट्ठी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सुनते हैं बड़ों से सबसे, जी मुलट्ठी खांसी जुकाम वगैरह के लिए, तो इसमें बड़ी तहकीकात हुई है। इसके अंदर ऐसे जो अल्लाह ताला ने अज्जा रखे हैं, जिस तरह सोडियम ग्लिसिनेट है जो कुदरती तौर पर इसके अंदर पाया जाता है, ये एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जो ये मौसमी मामलात में कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, तो ये एक तरह से प्रोटेक्टेंट के तौर पर भी काम करता है कि वायरल लोड है उसको भी ठीक रखता है। लेयर हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो मुलट्ठी या सत मुलट्ठी, ठीक है, मुलट्ठी का भी आप जिस तरह हमने बताया ना अदरक पानी में उबाल के, इस तरह मुलट्ठी भी थोड़ी सी पानी में उबाल कर। मैं चाहूंगा प्रॉपर तरीका एक बता दें। एक प्रॉपर जो कहवा जो आप अदरक वाला कह रहे हैं, लौंग वाला कह रहे हैं, प्रॉपर तरीका कैसे बनता है? हकीमी कहवा जो है ना वो प्रॉपर, वो जरा डिटेल में बता दें। इस मौसम का और खासतौर पर बच्चों में निमोनिया वगैरह के मामला भी देखने में आते हैं ना ज्यादा, तो उसके लिए और ये जनरल एक बताना चाह रहा हूं मैं, दारचीनी, ठीक है, अच्छा एक छोटी सी काश, वो पीस होते हैं इसके, छोटे से पीस लें, और अदरक वो भी 1-2 ग्राम, थोड़ी सी अदरक, ज्यादा नहीं, ठीक है, 1 या 2 लौंग, ठीक है, मैक्सिमम 3 लौंग, बात फ्लेवर के टेस्ट के एतबार से ज्यादा नहीं, ठीक है ना, और 1 या 2 इलायची, ठीक है, ठीक है। ये एक आपके किचन का कहवा है जो इस मौसम में सबको बनाकर पीना चाहिए। और इसको अगर फ्लेवर करना है तो 2 चीजें और मैं बता देता हूँ, बादियान खताई, ठीक है, ये बेहतरीन एक टेस्ट बन जाएगा। बादियान खताई का 1 पीस, ठीक है, वो भी इसके अंदर मिलाएं। और तरीका कार ये है कि जितनी मैंने चीजें बताई हैं, दारचीनी 1 पीस, लौंग 2, इलायची 1 और थोड़ी सी अदरक, और इसमें 1 पीस बादियान खताई का, ये 4-5 चीजें आप पाव पानी में
इसको बॉयल करें, जब पानी आधा रह जाए तो छान कर शहद मिलाकर पी लें। ठीक है, बेहतरीन रेमेडी है इस मौसम के लिए। जिनको नमूनिया हो रहा है, जिनको खांसी है, जिनको गला खराब है, जिनके जिस्म में दर्द रहता है, थकावट रहती है, बेहतरीन चीज है। ठीक। अच्छा हकीम साहब, ये जो बादियान खताई आपने बताई है, ये बादियान का फूल ही है या ये दूसरी हर्ब है? नहीं, ये एक दूसरी है। ठीक है, ये बादियान का फूल नहीं है, ये एक अलग एक हर्ब है और ये इसकी प्रॉपर्टीज उस तरह की होती है, मगर बहुत ज्यादा फ्लेवर्ड और बड़ा खुशबूदार। हमारी इम्यूनिटी को भी साथ साथ बूस्ट करेगा, हमारी इन चीजों को भी ठीक रखने के साथ साथ। और जो जिन लोगों को खुश्क खांसी के मसाइल हैं वो भी इसी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो जाएगा। शहद हमने मिला लिया ना, शहद का बड़ा अच्छा है उसमें। अच्छा अगर ये मिल जाए, हाँ मिल जाता है जी। ठीक है। देखिए आज मैं बल्कि इस बात का कायल हूं कि अच्छी चीज, असली चीज अब मिल जाती है, ढूंढने से मिलती है असल में। और इसमें ना थोड़ी सी मुलट्ठी का इस्तेमाल हम इसी कावे में अगर जिनको ये खांसी का मामला रेगुलर रह रहा है और उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गई है, तो थोड़ी सी 1-2 ग्राम मुलट्ठी उसी कावे में शामिल की जा सकती है। तो बेहतरीन। आप एक बात कर रहे थे कि हाजमा भी मुतासर होता है, ये जो कहवा हमने बताया है ये हाजमे के लिए भी इक्वली फायदेमंद है। अच्छा सर, काफी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। दूसरा ये कि जब भी किसी का नजला जुकाम की वजह से गला खराब होता है तो हमने देखा है कि उसको बड़ा ही जल्दी बुखार हो जाता है। और फिर बुखार कोई शिद्दत को कम करने के लिए, बॉडी में थकावट को खत्म करने के लिए हम लोग जाते हैं मेडिकेशन के लिए और सीधा स्ट्रेट होता है हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। 5 दिन तक लेते रहे, हम डॉक्टर को बताते हैं कि हमें एंटीबायोटिक चाहिए, हमें ड्रिप लगा दें। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि उसका किस तरीके से, उसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए? देखिए पहली बात ये है कि बुखार बजाते खुद बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। बुखार इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुई है। अच्छा। कहीं ये कोई भी बुखार हो, जोड़ों के दर्द की वजह से बुखार भी होता है, गुर्दे की सोजिश की वजह से बुखार भी होता है, गले की सोजिश की वजह से बुखार होता है। तो बुखार एक सिम्टम है, ठीक है। और इसको ज़ाहिर है कि एंटीबायोटिक जो है ना वो फौरी तौर पर वो नॉर्मली जो मुआलजीन देते हैं कि वो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। अच्छा ये बेसिकली ये छोटे छोटे मामलात में हमारी इन्फेक्शन डेवलप क्यों होती है? हम वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अगर इस तरफ तवज्जो करें कि हमारी, देखिए हम 7 लोग 8 लोग इस कमरे में मौजूद हैं, हम सब ने किन्नू खाया, एक बंदे का गला क्यों खराब हो गया, बाकी को क्यों नहीं हुआ? उसकी इम्यूनिटी या वो उससे सेंसिटिव ज्यादा है, ठीक है ना। ये कोविड के दिनों में हमने बहुत ज्यादा ये मामला देखे कि वो लोग जो सबसे लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन भी नहीं करते, उनको कोविड को कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा वो इम्यून थे, उनकी इम्यूनिटी बड़ी बेहतर थी, जो अपना वक्त पे सोते थे, वक्त पे उठते थे, 6-8 घंटे नींद थी, एक्सरसाइज भी करते थे, खाने में भी इतदाल था, सारी चीजें थी, उनको कोविड ने कुछ नहीं कहा। सेम इसी तरह जब ये मामलात होते हैं तो एक तो हमें ना नॉर्मली अपनी कुव्वत मुदाफियत की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। अभी आजकल हम फिर सुन रहे हैं कि जी कोविड का एक नया वेरिएंट आने जा रहा है और मामलात आने जा रहे हैं। देखिए अल्लाह का फजल है, वो एक जस्ट एक ज़ाहिर तफन्नुन बात है कि हम जिस पोल्यूशन में रहते हैं हमारा कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम ऑलरेडी एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां तक पहुंच चुका है, हाँ, तो वो नहीं कि वो ये यूरोप में क्यों ज्यादा मुतासर करता है, ये उनकी इम्यूनिटी बेसिकली डाउन हो चुकी है इस मामले में, हम जरा यूज्ड हो चुके हैं। तो इसलिए मगर इस ये वो एक माहिर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अपनी इम्यून को इतना ना आजमाएं कि वो बिल्कुल जो है ना वो कोलैप्स कर लिए। अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए जो नॉर्मल मामलात हैं, नींद, अपना खाना पीना, अपना सोना जागना, ये सारी चीजों में आपका एतदाल होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया की मोहम्मद अहमद सलीमी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक वायरल वीडियो जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये एक चूहे की वीडियो है जिसमें उसे नीचे आ रहे एस्केलेटर पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, यानी कि मीडिया में भी ये खबर फिर रिपोर्ट हुई है, इतनी वहां पर अहमियत मिली है इस खबर को। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में एक चूहे को कभी ना खत्म होने वाली सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखा गया है, जिसकी वीडियो पास ही खड़े एक शहरी की तरफ से रिकॉर्ड की गई है और काफी फनी ये वीडियो है, लेकिन वो उसका सफर जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इस वीडियो में हमने देखा कि एक शहरी ने रिकॉर्ड कर ली उसकी ये एक्टिविटी, चूहे की फजूल कोशिश के इस वीडियो को टिकटॉक पर सिर्फ
दो दिनों में 22 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। कई लोगों ने वीडियो पर दिलचस्प तबसरे भी किए हैं। एक सारिफ ने यह कहा कि कुछ लोगों से सुना है वो आज भी बुलंदी पर जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे सारिफ ने लिखा कि 2024 में नौकरी ढूंढना बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसी है जो इकोनॉमी की सूरत हाल हो चुकी है, तो उस पर तो हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरे सारिफ ने लिखा, वैसे वो पॉइंट बड़ा ही इस वक्त हमें जबरदस्त और वैलिड नजर आ रहा है कि 2024 में नौकरी ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और जो हालात पूरी दुनिया के चल रहे हैं, और अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों की बात करते हैं जो कि बाहर जाने के ख्वाब ही देखते रहते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ऐसी कोशिश करना चाह रहे हैं। इसी कोशिश में आपका साथ देने के लिए हम आजाद चायवाला जैसे लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जो आप लोगों की रहनुमाई कर सके और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपकी करियर काउंसलिंग कर सके। बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।